हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैंने एडजेरो फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप ये मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, यहाँ पर मैं प्रेजेंट टाइम में जो दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था नेट जेआरएफ का, तो ये बहुत सारी शिफ्टों में हुआ था, 5-6 दिन तक चला था। तो मैं यहाँ पर आपके साथ उन सभी पेपर्स को यहाँ पर आपको सोल्व करवाऊँगा। तो मेरे इन सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखें। इसमें मैं हिंदी और हिस्ट्री दोनों शिफ्ट के वीडियो बना चुका हूँ। हर एक के पेपर में 2 वीडियो में कंप्लीट करवाता हूँ। तो आप मेरा जो इसका जो विजुअल आर्ट्स है, इसका सब्जेक्ट कोड 79 है, जो 6 दिसंबर 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। उसका पार्ट फर्स्ट मैं बना चुका हूँ, पार्ट सेकंड आपको अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। साथ ही साथ आप मेरे इन सभी पेपर्स की PDF भी ले सकते हो यदि आप चाहो तो। और जो PDF लेने का जो मेथड है वो मैं आपको जब डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में मैं बता दूंगा कि आप किस तरीके से PDF ले सकते हो। साथ ही साथ आप मेरी नेट फर्स्ट पेपर की ज्योग्राफी की डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हो यदि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। अब हम बात करते हैं, यदि वर्षा होगी तो सूखा समाप्त हो जाएगा। सूखा समाप्त हो गया, अतः वर्षा हुई। यह किस प्रकार का हेताभास है? तो ये है उपगमनात्मक हेत्वाभास है। कैसा है? उपगमनात्मक हेत्वाभास है ये, कि यदि वर्षा होगी तो सूखा समाप्त हो जाएगा, सूखा समाप्त हो गया अतः वर्षा हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। एक किशोर अधिगम करता है कि प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं जो उसके सामाजिक और नैतिक विकास को निर्धारित करती हैं। ऑप्शन ए है माता पिता से दूर रहने की प्रवृत्ति, बी है मूल्यों व मानकों के अनुसरण हेतु नायक पूजा की और चेष्टा, पड़ोस के समवर्गियों से घुलना मिलना और पहचान संकट। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि पड़ोस के समवर्गियों से घुलना मिलना। एक किशोर अधिगम करता है कि प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं जो उसके सामाजिक और नैतिक विकास को निर्धारित करती है, वह है पड़ोस के समवर्गियों से घुलना मिलना। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियां प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी हैं। ऑप्शन ए है टीम शिक्षण और व्याख्यान देना, बी है निरूपण तथा भूमिका निर्वाह, ऑप्शन सी है दृश्य सर्वे के उपयोग तथा उसके बिना व्याख्यान देना, डी है कार्यशाला और दैत्याकारों में प्रतिभागिता, ई है मुक्त और अनुभाविक पहल, और एफ है अंतःक्रियात्मक प्रस्तुति। अब हमें इनमें से करेक्ट आंसर का पता चलाना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 है जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कि जो ये तीनों बातें, टीम शिक्षण, व्याख्यान देना, इसके अलावा निरूपण तथा भूमिका निर्वहन करना, और तीसरा है श्रव्य दृश्य के उपयोग तथा उसके बिना व्याख्यान देना। तो यहाँ पर ये जो तीनों की तीनों बातें हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? टीम शिक्षण और व्याख्यान देना, निरूपण और भूमिका निर्वहन करना, और श्रव्य दृश्य के उपयोग तथा उसके बिना व्याख्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है, महाविद्यालयों का एक शिक्षक विद्यार्थी के घर की परिस्थितियों तथा उपलब्ध छात्रावास से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से शोध करता है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप सही रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध। कौन सा? प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। शोध के निम्नलिखित सोपानों में सृजनात्मकता एवं कल्पना का दायरा सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन ए है शोध संबंधी समस्याओं की पहचान करना एवं उसे परिभाषित करना, संबंधित अध्ययनों तथा अन्य शोधकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त तकनीकों का आकलन करना, चरों की पहचान करना तथा परिकल्पना का निर्माण करना, प्रदत्त विश्लेषण तथा परिणामों की प्रस्तुतिकरण।
तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि शोध संबंधित समस्याओं की पहचान करना तथा एवं उसे परिभाषित करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन। जो 26वां क्वेश्चन है वो डीआई का क्वेश्चन है 26 से और 30 तक। तो जो ये डीआई का क्वेश्चन है इसको मैं आपको बोर्ड के ऊपर अच्छी तरीके से समझा दूंगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। बस एक कंडीशन है कि आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक बार जैसे आप समथिंग आपको जेएफ निकालना है, डीआई पूरा सही करना है, तो आपको कम से कम 100 एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी। 100 एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे तो आपको सारे मेथड्स का पता चल जाएगा। साथ ही साथ हमारी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो भी बहुत तेज हो जाएगी, साथ ही साथ उसमें प्योरिटी आ जाएगी। हम क्या करते हैं, जब हमारी कैलकुलेशन स्पीड सही नहीं होती, हमारी प्रैक्टिस सही नहीं होती, तो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, तो उससे हमारा जो आंसर है वो गलत चला जाता है। और हमें स्पेशली फोकस करना है कि हमें क्वेश्चन को यदि हम पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं और फिर वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना है। देखो, एग्जाम में सिलेक्शन तभी ही रुकता है जब आप पढ़ के जाते हो और जो क्वेश्चन आपको आता है उसको आप गलत करके आते हो। ये सबसे बड़ी पागलपंती है। तो हमें ये पागलपंती नहीं करना है। हमें बिल्कुल जो आंसर हम पढ़ के गए क्वेश्चन उसको बिल्कुल सही ढंग से आंसर दे के आना है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे डीआई सॉल्व करने होंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होंगी, जिनको यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हो मेरे में, तो मैं आपको इनके जो क्वेश्चंस के जो बहुत सारे डीआईज हैं, डीआई की जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ आप पीडीएफ ले सकते हो, मेरे पढ़ाई हुई की पीडीएफ ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संकट है जो अपेक्षाकृत मंद आरंभिकता रखता है? मंद आरंभिकता रखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भूस्खलन। भूस्खलन क्या है? एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो मंद आरंभिकता रखता है। क्या रखता है? अपेक्षाकृत मंद आरंभिकता रखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ असमकालिक संचार का उपयोग करती है? असमकालिक संचार का उपयोग करती है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, बी और डी। बी ईमेल और डी तत्क्षण संदेश। ये दोनों के दोनों हैं जो असमकालिक संचार के उपयोग करते हैं। किसके उपयोग करते हैं? असमकालिक संचार के। तत्क्षण संदेश और ईमेल दोनों असमकालिक संचार के उपयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बाजार अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने एवं योग्य स्नातक तैयार करने हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने समकक्षों से प्रतिस्पर्धा कर सके, वर्तमान भारतीय उच्च शिक्षा में सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 की शैक्षिक प्रौद्योगिकी। कि बाजार अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने व योग्य स्नातक तैयार करने हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने समकक्षों से प्रतिस्पर्धा कर सकें, वर्तमान भारतीय उच्च शिक्षा में सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित में किससे जुड़ा है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के कारण उत्पन्न मुख्य मुद्दा या मुद्दे हैं? ऑप्शन ए है लाभकारिता, बी है सुरक्षा संबंधित खतरे, सी है निजता संबंधित चिंता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तीनों की तीनों बात बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि ये जो तीनों की तीनों बातें हैं, लाभकारिता, सुरक्षा संबंधी खतरा और निजता संबंधी चिंता, ये तीनों की तीनों बिल्कुल सही बातें हैं यहाँ पर। तो हमें इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये बाइनरी नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है जिसको हम द्विआधारी संख्या बोलते हैं। देखो, ये पहला पेपर था जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम की जो सिस्टम है वो स्टैटिक्स है,
स्टैटिक्स के यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए हैं। एक तो होता है बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या, जो ये बिल्कुल सही है, और दूसरा था एक जो प्रोजेक्शन थी उनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और एक और क्वेश्चन था। तो जो स्टैटिक्स होता है वहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है, स्टैटिक्स से हर बार एक क्वेश्चन आता है, और टोटल 3 तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं स्टैटिक्स से। तो ये पेपर था जिसमें स्टैटिक्स के तीनों क्वेश्चन आए थे। यदि आप इनको थोड़ा ज़्यादा नहीं, केवल थोड़ा सा पढ़ लोगे तो इन क्वेश्चनों को आप आराम से सॉल्व कर दोगे। 35वां क्वेश्चन है, द्विआधारी संख्या में निरूपित अविभाज्य संख्या 00111 01001 01011 p के क्रम में अगली अविभाज्य संख्या p 01101 के रूप में निरूपित होगी। दूसरा है, अष्टक एक द्विआधारी संख्या होती है जिसमें पूरे 8 अंक होते हैं। तो ये जो 35वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि जो दूसरी बात है वो बिल्कुल सही बात है और जो पहली बात है वो बिल्कुल गलत बात है, कि अष्टक एक द्विआधारी संख्या होती है जिसमें पूरे 8 अंक होते हैं, और जो द्विआधारी संख्या की निरूपित है ये बात बिल्कुल गलत है। कौन सी बात? पहली वाली बात है जो बिल्कुल गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, शुद्ध जल प्रणाली में ऑक्सीजन की मांग अप करने वाले अवशिष्ट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है कृषि अवशिष्ट, दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण, तीसरा है अयस्क खनन, चौथा है मल जल बहिस्राव, और 5वां है भूमि भराव स्थल। तो ये इसकी टोटल 5 ऑप्शन है। इनमें कौन सा करेक्ट है हम देखते हैं अभी। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और डी। कृषि अवशिष्ट, खाद्य प्रसंस्करण, मल जल बहिस्राव की शुद्ध, इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध जल प्रणालियों में ऑक्सीजन की मांग करने वाले अवशिष्ट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? कृषि अवशिष्ट है, खाद्य प्रसंस्करण है, मल जल बहिस्राव है। उसके बाद 37वां क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनें जिसमें इंटरनेट पर ध्वनि फाइलों के वितरण के लिए उपयुक्त फॉर्मेट की फाइलें होती हैं। उस विकल्प को चुनिए जिसमें इंटरनेट पर ध्वनि फाइलों के वितरण के लिए उपयुक्त फॉर्मेट की फाइलें होती हैं। ऑप्शन ए है WMV, MP4, WMA, MP3। तो इसके ये जो 4 ऑप्शन है इन चारों को आप पढ़ लेना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि उस विकल्प को चुनें जिसमें इंटरनेट पर ध्वनि फाइलों के वितरण के लिए उपयुक्त फॉर्मेट की फाइलें होती हैं। WMV, MP4, WMA और MP3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, चारों वेदों के काल में विद्यार्थियों को निम्नलिखित में किस संस्कार के उपरांत वैदिक विद्यालय में भेजा जाता था? चारों वेदों के काल में विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस संस्कार के उपरांत वैदिक विद्यालयों में भेजा जाता था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उपनयन संस्कार। कौन सा है? उपनयन संस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में 1990 के स्तर तक कम से कम कितनी प्रतिशत हरित गृह गैस की कटौती की जाएगी? तो वो था 12%। कितना? 12%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत दूसरी प्रतिस्पर्धा अवधि में 1990 के स्तर तक कम से कम 12% हरित गृह गैस, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, की कटौती की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, निम्नलिखित में से कौन शोध के संदर्भ में पठन कौशल की सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है पठन, प्रश्न, स्मरण, समीक्षा, सर्वेक्षण। तो इसका हम डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सर्वेक्षण, प्रश्न, पठन, स्मरण और समीक्षा। कि पठन कौशल का सही क्रम
का प्रतिनिधित्व करता है? सर्वेक्षण, प्रश्न, पठन, स्मरण और समीक्षा। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अध्ययन कौशलों को उससे संबंधित प्रभावी अधिगम प्रविधि के साथ सम्मिलित करो। तो यहाँ पर दो लिस्ट दे रखा है, एक है अध्ययन कौशल की और दूसरी है अधिगम प्रविधि की। तो यहाँ पर हम अभी आपको मिला के बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो अब एक एक को समझाते हैं। विस्तारक परीक्षा का मतलब होता है विस्तारक परीक्षा का मतलब है अध्ययन के समय विभिन्न प्रकार की समस्याओं को साथ में मिलाना। विस्तारक परीक्षा का मतलब होता है अध्ययन के समय विभिन्न प्रकार की समस्याओं को साथ में मिलाना। अभ्यास शिक्षण, अभ्यास शिक्षण का मतलब होता है पाठ के एक हिस्से या उदाहरण हम समस्या जो आपके लिए उपयोगी है के बारे में बताना। पाठ के एक हिस्से या उदाहरण हम समस्या जो आपके लिए उपयोगी है के बारे में बताना। आत्मप्रकाशन, आत्मप्रकाशन संबंधित है ऑप्शन नंबर डी से। तथ्य क्यों सही है इसका उत्तर देना। आत्मप्रकाशन का मतलब होता है कि तथ्य क्यों सही है इसका उत्तर देना। और अंतर संबंधित व्यवहार संबंधित है जिस सामग्री को सीखने का आप प्रयत्न करते हैं उस पर स्वयं को परखना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3 है। अंतर संबंधित व्यवहार जिस सामग्री का सीखने का आप प्रयत्न करते हैं उस पर स्वयं को परखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें भी दो लिस्ट हैं, दोनों को आपस में मिलाना है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखो VOIP है जो संबंधित है किससे? फोन कॉल करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना। VOIP फोन कॉल करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। फाइबर ऑप्टिकल केबल आंकड़ों के अंतरण के लिए प्रकाशन पल्सों का प्रयोग करता है। फाइबर ऑप्टिकल जो ऑप्टिक केबल है उसका मतलब होता है आंकड़ा अंतरण के लिए प्रकाश पल्सों का प्रयोग करना। URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब होता है इंटरनेट पर एक वेब एड्रेस ढूंढने के लिए वेब ब्राउज़र द्वारा प्रयुक्त सामग्री। URL का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर, जिसका फुल फॉर्म है URL। इंटरनेट पर एक वेब एड्रेस ढूंढने के लिए वेब ब्राउज़र द्वारा प्रस्तुत सामग्री। और जो UTP केबल है संबंधित किससे? किसी छोटे भवन में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त। UTP केबल का मतलब क्या होता है कि किसी भी छोटे भवन में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त। 43वां क्वेश्चन पर चलते हैं हम डायरेक्टली। 43वां क्वेश्चन है इनमें से कौन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अग्रणी योजना है जिसका इस क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया गया है? कि इनमें से कौन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अग्रणी योजना है जिसका हम क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया गया है? तो वो है मेक इन इंडिया। कौन सी है? मेक इन इंडिया। ऑप्शन 3 है जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद 44वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो देखो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होता है, एक नवीनीकरणीय होता है, दूसरा अनवीनीकरणीय होता है। नवीनीकरणीय संसाधन वो होता है जिसको हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं और अनवीनीकरणीय संसाधन वो होता है जिसका हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते, उसको दोबारा नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जो नेचुरल गैस है इसको हम किसी भी तरीके से दोबारा बना सकते हैं। बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम प्राकृतिक गैस दोबारा बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो
नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है वो कौन सी है? प्राकृतिक गैस है। उसके बाद 45वां क्वेश्चन है, बायोमास ईंधन में संधारणीय कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा के सृजन की क्षमता होती है क्योंकि? बायोमास ईंधन में संधारणीय कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा के सृजन की क्षमता होती है क्यों? क्योंकि ये अपनी वृद्धि के दौरान उपयोग की गई मात्रा की तुलना में दहन में कम कार्बन ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। क्या है? ये अपनी वृद्धि के दौरान उपयोग की गई मात्रा की तुलना में दहन में कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। और इसके बाद ये कॉम्प्रेंशन आ गया जिसको हम पैसेज बोलते हैं। इनको मैं सॉल्व करने का आपको एक तरीका बताऊंगा। इसके भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने होंगे। समथिंग आपको 100 DI सॉल्व करना है। आप जब 100 कॉम्प्रेंशन या जो पैसेज है ये सॉल्व कर लेंगे तो आपका इसको सॉल्व करने का तरीका इतना शानदार हो जाएगा कि आप बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन 100% सही कर दोगे, बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल कम टाइम में। तो यदि आपको इसी तरीके से जितने भी पेपर हुए थे दिसंबर 2019 में, मेरे पास हिंदी मीडियम से 25 पेपर हैं और इंग्लिश मीडियम से भी 20-25 पेपर हैं, तो मैं इन सभी पेपर्स को यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगा। साथ ही साथ जैसे लॉकडाउन हटेगा मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से अपनी जो एनवायरनमेंट की क्लास है उसको रिस्टार्ट करूंगा। साथ ही साथ ज्योग्राफी की क्लासेज हैं उनको भी स्टार्ट करूंगा। DI रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग है, इनको भी स्टार्ट करूंगा। तो फिर मिलते हैं हम उन वीडियोज़ में। साथ ही साथ आप चाहो तो इनकी PDF भी ले सकते हो। PDF लेने के लिए आपको कुछ चार्ज देना होगा जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दूंगा, जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है उन पर आप मेरे से चैट कर सकते हो। थैंक्स देखने के लिए, बाय। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। बाय।